हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन में लेके आया हूं। तो एक पार्ट में हम एक पेपर को डिस्कस करते हैं। तो जितने भी आज तक एग्जाम्स हुए हैं उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आऊंगा और बेस्ट पॉसिबल अप्रोच के साथ मैं आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड करा, राइट। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि क्या अप्रोच हमारी रहनी चाहिए। एक बारी जब आप मुझसे सिलेबस कंप्लीट करते हो या करोगे, देन उसके बाद आपने क्या करना है, इन लेक्चर्स से मतलब आपको गो थ्रू करना है। ओके, तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये जो आपका आज पार्ट नंबर 4 दिख रहा है, ये है जूनियर स्टंट का एग्जाम जो कि हुआ था 2021 में एंडिंग। ठीक है, तो जिन बेचारों की अभी भी ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, क्योंकि इसमें कोर्ट लिटिगेशंस लग गए थे, कोर्ट केस लग गया था नॉर्मलाइजेशन के इशू को लेकर। ठीक है, तो ये वाली शिफ्ट जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करूंगा, यही वो शिफ्ट है जिसको हार्डेस्ट शिफ्ट कंसिडर किया गया था। तो बेसिकली जब मैंने इस शिफ्ट को देखा, मैंने एनालाइज किया, तो मैंने ये देखा कि जहाँ पे 20 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के होते थे और मैथ्स से लगभग 12 क्वेश्चंस आ रहे थे, रीजनिंग से 8 क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन इस वाली शिफ्ट में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैथ्स में 14 से लेकर 15 क्वेश्चंस आए हैं और रीजनिंग से सिर्फ 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है, पैटर्न वही है एज इट इज। तो लेकिन बस यहाँ से अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैथ्स का कितना खूबिया है हमारे यहाँ बच्चों में। ठीक है, तो लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, a man travels at a speed of 540 km per hour and covers a certain distance in 36 minutes. Find the distance covered in meters. तो कहता है एक आदमी चलता है इस स्पीड से, राइट है। अब आदमी ट्रैवल करता है, खुद तो नहीं चलेगा इतनी स्पीड से, ट्रैवल करता है इतनी स्पीड से, कितनी, 540 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसी सर्टेन डिस्टेंस को इतने मिनट्स में ये कंप्लीट करता है, तो हमें डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, राइट। तो बिल्कुल बेसिक सा फंडा हमें पता है कि स्पीड बराबर होती है, स्पीड इक्वल टू होता है, बराबर होता है किसके, बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, अगर हम डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्ट लिखेंगे डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब आपको पता है कि हमें हमें यहाँ पे मीटर्स में डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि स्पीड हमारे पास क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे सर मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो टाइम हमारे पास होगा ना बेटा, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सेकंड्स के हिसाब से, सेकंड्स के हिसाब से, राइट। इतना तो बेसिक है, इतना हमें एग्जाम में नहीं करना होता, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस यानी कि डी हमें फाइंड आउट करनी है, वो बराबर होगी स्पीड कितने है, 540 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये पर आवर में तो पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारे पास स्पीड अप। ठीक है, इनटू टाइम, टाइम हमारे पास है 36 मिनट्स, लेकिन इनको भी सेकंड्स में चेंज करने होता है हमें। तो 36, एक मिनट में 60 सेकंड्स, तो 36 मिनट्स में कितने होंगे, 36 इंटू 60। गेटिंग माई पॉइंट, ओके जी। अब आप देख सकते हो कि 18 से ये चला जाएगा 3 बार, और 3 पचे 15, 15 इंटू 60, 15 इंटू 60, इस तरीके से 15 इंटू, अब रहेगा यहाँ पे 36, 15 इंटू 36 इंटू 60। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0, 15 6 90, इंटू रहेगा हमारे पास 36। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे ये 30 है तो यहाँ पे ये 150 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये 3 जीरो आ जाएंगे, तो बस लिखोगे 1 2 3 0 एज इट्स, 1 2 3 0 एज इट्स, 9 6 आर 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, 9 3 आर 27 प्लस 5 इज 32। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ क्या मुश्किल था ये सवाल, एक ही स्टेप में कर सकते थे आप यहाँ पे। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ बेंजामिन डिस्ट्रीब्यूटेड 1386 chocolates from a box of 42000 chocolates, what percentage of chocolates will be left in the box? ठीक है, तो बेटा देखो 4022 है टोटल इसके पास चॉकलेट्स, राइट।
तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है कितने, इनमें से 42 में 138 से किसी डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वहां पे लेफ्ट कितने रहे, लेफ्ट कितने रहे, वहां पे लेफ्ट रहेंगे, बोलोगे 10 से 6 तो 4, 9 से 8 तो 1, तो फिर यहाँ पे कितना रहेगा 11, 11 में से 3 तो 8, ओके 3 में से 2 में 3 में से 1 तो 2, 2814, 2814 इतने रहे ना। बस हमें परसेंटेज में बताना है, तो बस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कट जाएगा। तो बाद में अब हम देख सकते हैं कि ये इंटीजर में हमारे पास आंसर है ना। तो देखो भाई मेरे, देखो ये 2 को मल्टीप्लाई किसी डिजिट से करो तो 4 यूनिट डिजिट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट 7777 है, तो इससे हम नहीं जा सकते यहाँ पे। तो सीधा डिवाइड करेगी, सीधा डिवाइड करेगी, तो किससे कटेगा, आई थिंक 7 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। 6 से काटेगी, 6 7 आर 42, 6 4 आर 24, रहे कितने 4 रहे ना, तो 4 यहाँ पे आ गए, 6 6 आर 36, तो यहाँ पे 41 था, तो रहे कितने 5, तो 6 9 आर कितना हो गया बराबर। अब हमारे पास फाइनली बचा 469, 469 अपॉन 7, तो बस काटो पीटो आपका आंसर 67 आ जाएगा। ओके, अब डिवाइड करना तो आएगा ना यहाँ पे, है ना। तो 7 6 आर 42, 7 7 आर 49। Okay, next, the market price of an item was rupees 2600, but the shopkeeper offered a double discount of 25% and 20%. How much did he finally sell the item for? Okay, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मार्केट प्राइस किसी आर्टिकल का, और ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। ओके, तो क्या था, मार्केट प्राइस किसी आर्टिकल का था इतना, ठीक है, उसको 2 डिस्काउंट मिलते हैं, उसको 2 डिस्काउंट मिलते हैं, तो अब फाइनली वो कितना पे करेगा, फाइनली उसका एसपी क्या रहेगा। बस सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, और एक मेथड में आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट 25%, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, 1/4, यानी कि कहने का मतलब है अगर एमपी 4 था, 4 पे 1 का डिस्काउंट यानी कि 3 इसका एसपी रहा होगा, फिर एक और डिस्काउंट 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी कि 5 से हुआ होगा 4 डिस्काउंट, है ना। तो अब देखो इनिशियल एंड फाइनल का निकालो, 4 5 आर 20, ठीक है, या इस तरीके से करो, किस तरीके से 4 से 4 कट गया, तो फाइनली कितना रहा 5:3, 5:3। अब मार्केट प्राइस क्या है 2600, यानी कि इस 5 यूनिट की है 2600 वैल्यू, और इस 3 यूनिट की अब आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, हम करेंगे 2600 अपॉन करेंगे 5 इंटू करेंगे 3, राइट। तो बस देखो 5 5 आर 25, 1, तो 5 2 आर 10, 0, सो 3 0 आर 0, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। हो गया एक तरीका। दूसरा अप्रोच, आप 100 मान के भी यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, राइट। क्या 100 मान के, आप सपोज मान लो कि इस चीज का मार्केट वैल्यू था, मार्केट प्राइस था 100, तो पहले इसको कितना मिलता है 25% डिस्काउंट मिलता है, तो यानी कि 75 रहा होगा। फिर इस 75 पर 20, इस पर 20% अब इसको डिस्काउंट मिलेगा, तो 10% हो गया 7.5, 20% हो गया 15, तो रहा हो गया कितना 60, ठीक है। तो ये हो गया भाई मेरे एसपी, ठीक है, जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद बचा, और ये हो गया हमारा एमपी, राइट। तो एमपी की वैल्यू है 100 नहीं, सही ये 100 यूनिट्स है, और रुपीज में कितनी वैल्यू है 2600, 2600। तो आप बोलोगे सर जस्ट 26 टाइम्स, बस यहाँ पे अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 26 से, तो आपको आंसर निकल के आएगा 1560 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई बात समझ। तो इस तरीके से दो मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे। नेक्स्ट, a man walks 8 kilometers towards west, takes a right turn and walks 6 kilometers. He then walks 5 kilometers towards the starting point and reaches the destination. How far is he from starting position? बस ये वही क्वेश्चन है जो पिछले वाले सेट में मैंने आपको करवाया था, ठीक। तो क्या काम करता है, अब आपको पता है कि देखो भाई मेरे, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, एंड दिस इज आवर साउथ। ओके, जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करो। ए मैन वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यहाँ पे आदमी खड़ा था, अभी 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है, कितना
8 किलोमीटर। ओके, देन उसके बाद टेक्स अ राइट टर्न। राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ की ओर ये मुड़ता है कुछ इस तरीके से। राइट टर्न जब ये लेता है ना, तो यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री का। कितना बनता है बेटा? 90 डिग्री का बनता है। और ये वॉक कितना करता है? 6 किलोमीटर। कितना? 6 किलोमीटर। ओके, देन उसके बाद देन ही वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है ना, इसकी तरफ ये चल रहा है कितना? 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ये चला कुछ इस तरीके से, मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना। ओके बेटा, तो ये 5 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है इसकी तरफ। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन, यहाँ पे इसकी डेस्टिनेशन है, लेकिन हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस। तो आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है हमारे पास? बोलोगे सर 3 4 5। ठीक है, 3 4 5, इसको जब आप मल्टीप्लाई 2 से करोगे हर किसी को, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा 3, ये बन जाएगा 6 8, और ये बन जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, 10। तो भाई मेरे अब 6 तो आ गया, ये नहीं ले सकते। 8 तो आ गया, ये नहीं ले सकते। और ये वाली साइड, ये वाली डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर होगी। 5 तो आ गई, तो लेकिन ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या होगी बेटा? रिमेनिंग होगी 5 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। तो अब आप क्या काम कर सकते हो? देखो भाई मेरे, देखो आप क्या काम कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिपलेट समझ नहीं आता है, मुझसे पढ़े हो तो समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तब आपको क्या करना? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो इस साइड को आप हाइपोटेन्यूज मान लो, इस साइड को अब आप हाइपोटेन्यूज मान लो। ठीक है, देन आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपको सीधे और सीधे 10। ठीक है, और 10 में से 5 किलोमीटर तो ये चला है, तो 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ? नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 87 नंबर्स इज 233। ओके, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करो। ठीक है, 87 नंबर्स की एवरेज है 233। ओके, आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर द एवरेज रिमेन्स द सेम। यहाँ पे एक कम होता है, यहाँ से एक कम होता है, यानी कि 87 से अब होएगा कितना? 86। लेकिन एवरेज सेम रहता है। एवरेज कितना रहता है? 233 ही रहता है। 233 ही रहता है, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस 0 होता है। ठीक है, ना कुछ कम होता है ना कुछ ज्यादा होता है। बस अब हमें कहता है कि जो नंबर हमने एक्सक्लूड किया, बाहर निकाला है, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू क्या है? अब देखो, इसके आने या न जाने से कोई फर्क ही ना पड़ा, तो वैसे भी हम कह सकते हैं कि एवरेज वही होगा जो ओवरऑल था। ठीक है, या इस नंबर की वैल्यू वही था जो एवरेज है। तो बाकी मैंने आपको एक मेथड भी बताया कि आपको क्या करना होता है, इस 1 को मल्टीप्लाई करना होता है इस नंबर से। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। आई बात समझ? फिर इस 0 को मल्टीप्लाई करना होता है इस 86 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या करोगे? 1 इंटू 233, या आप करोगे -1 इंटू 233। ओके, और फिर ऐड करोगे यहाँ पे 86 इंटू 0। 86 इंटू 0, बस यही शॉर्टकट है। तो माइनस ये कितना आ जाएगा? 233 प्लस 86 प्लस इंटू 0 इज 0, तो वो कितना आ जाएगा? -233 आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये आंसर आपने माइनस में निकाला, यहाँ तो माइनस में नहीं है। तो ये माइनस का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि ये चला गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इसको -1 लिखा है। आई बात समझ? तो अदरवाइज इस माइनस को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। आई बात समझ? हाँ, लेकिन अब मसला एक है कि अगर यहाँ से एवरेज कम होता ना, फिर हम यहाँ पे माइनस करते और वो इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो जाता है यहाँ पे। आई बात समझ? तो लेकिन आदमी के आने या न आने से, आने या जाने से जो माइनस होता है, इसको हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, प्लस ही में ही हमेशा लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये नंबर सीरीज है, नेक्स्ट टर्म बोलने आपको क्या आता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंस है 4, फिर यहाँ पे डिफरेंस है 4, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? +4 हो रहा है ना। फिर यहाँ पे +8 हो रहा है, देन यहाँ पे +8 हो रहा है, देन यहाँ पे देखो 2 बार हो रहा है, यहाँ पे +12 होता है। तो आगे भी क्या होगा? अब +12 होगा, तो आगे क्या आ जाएगा? यानी कि आंसर शुड बी व्हाट? 46 + 12 कितना हो जाएगा? 58। 58 इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ कौन सा मुश्किल था? री स्टैंड्स फॉर, हमें ये वाला क्वेश्चन बताना है, कोडिंग डिकोडिंग से ये आया हुआ है। ओके, चलिए जी समझते हैं। हम इसको समझते हैं। तो कीप ईटिंग फ्रूट्स,
और स्टॉप ईटिंग कर्ब्स, तो ईटिंग ईटिंग काटो, ये दोनों कॉमन है ना, यहां से जो कॉमन है उसको काटो, ठीक है। यहां से माँ एम ए कॉमन, यानी कि ईटिंग का मतलब है एम ए माँ। ओके, देन नेक्स्ट देखो, दूसरा और तीसरा कंपेयर करो। स्टॉप कार्ब्स, डू नॉट स्टॉप फ्रूट्स, तो स्टॉप स्टॉप, ठीक है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं स्टॉप का मतलब होगा, क्या होगा स्टॉप का मतलब, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, एस एम, एस एम, ठीक है। स्टॉप का मतलब एस एम होगा। अब पहला और तीसरा ले लो, इनमें देखो कॉमन क्या है, इनमें देखो कॉमन क्या है, फ्रूट्स, 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 ठीक है। फ्रूट्स फ्रूट्स कॉमन, तो यहाँ पे जू, जू कॉमन है, ठीक है, जे यू, यानी कि हम बता सकते हैं फ्रूट्स का कोड वर्ड आ जाएगा जे यू, जू। हमें री का पूछा गया था, री का हमें पूछा गया था। अब देखो यहां से तीसरे में ही ये री, ठीक है, और यहां से भी दो खत्म हुए, यहां से भी दो खत्म हुए, तो री का मतलब क्या होगा, डू नॉट, ठीक है। DONOT इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ क्या होता है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मतलब टाइम लग जाता है सर को सॉल्व करने में, लेकिन जब आप खुद करोगे तो बहुत ही जल्दी फास्ट कर लोगे आप। चलिए नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी है। अब देखो इसका पैटर्न कुछ भी नहीं है, कहता है इट रेन्स एवरी मंडे, इट रेन्स टुडे, ठीक है। कहता है हर मंडे को क्या पड़ती है, रेन पड़ती है, ठीक है, हर मंडे, यानी कि अगर मंडे होगी तो बारिश होती है, ठीक है। लेकिन बारिश किसी और दिन भी हो सकती है, ठीक है। इट रेन्स टुडे, अब आज बारिश पड़ गई, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि मंडे भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें कंक्लूजन में देखना है 100% ट्रू कौन सा कंक्लूजन है। कहता है इट मस्ट बी ए रेनी सीजन, यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं कही है रेनी सीजन की, तो हम इसको बोलेंगे ये फॉलो नहीं करेगा। आई बात समझ, जो स्टेटमेंट में है वही बात सच है और कुछ भी सच नहीं है, इतना आप मान लो। ओके, देन उसके बाद टुडे इज मंडे, ये कहता है अच्छा आज रेन होगी, इट रेन्स टुडे, और ये कह रहा था इट रेन्स एवरी मंडे, हर मंडे क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है, और आज बारिश हो रही है। लेकिन हर मंडे हर मंडे को बारिश होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ मंडे को ही बारिश होती है, किसी और दिन भी हो सकती है ना। तो यानी कि अगर रेन होती है, ये हो गया रेन, तो मंडे को भी होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला रेन जो है, ये वाला रेन जो होती है, ये अदर डेज में भी होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी 100% ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये पॉसिबिलिटी पर क्वेश्चन आ जाता तो हम इसको टिक करते, यस ऑप्शन सेकंड या कंक्लूजन सेकंड में बी द पॉसिबिलिटी, बट हियर वी हैव टू टिक द ऑप्शन विच इज 100% करेक्ट। आई बात समझ, जो 100% ट्रू है, तो ये भी 100% ट्रू नहीं है। तो इन दिस केस वी विल टिक विच ऑप्शन, ऑप्शन डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ओके, आई बात समझ, सेटिस्फाई होना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बना मेरे भाई, ये वाला सवाल कहता है द एवरेज ऑफ 188 लैब रीडिंग्स वाज 84। ओके, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट रीडिंग 272 वाज रॉन्गली टाइप्ड एज 84, फाइंड द करेक्ट एवरेज। ठीक है, तो कहता है 188 लैब्स थे हमारे पास, ठीक है, लैब्स थे हमारे पास, और उनकी एवरेज भाई मेरे, वो थी 84 यूनिट्स। कितनी, 84 यूनिट्स। और बाद में हमें पता चला कि एक नंबर हमें टाइप करना था, कितना, 272 हमें टाइप करना था, लेकिन हमने गलती से 84 किया टाइप, 84 टाइप किया। तो यहाँ पे आपको पता है कि इनका डिफरेंस निकाल के हम यहाँ पे क्या लेते, एरर लेते, और एरर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो एरर कितना है, 12 में से 4 गए तो 8, ठीक है, और यहाँ पे 26 में से 8 गए तो कितने, 188। अब 188 ये जो है ना, इससे इतना हमने वैल्यू और लेना था जो कि हमने नहीं लिया, तो अब तो हम ले लेंगे ना। सो करेक्ट एवरेज जो होगी ना मेरी बेटा, वो कितना होगा, 84 तो ऑलरेडी है, और प्लस ये 84 और ऐड करना है, लेकिन ये पर हेड डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितने ऑब्जर्वेशंस में, कितने लैब्स में, 188 लैब्स में, तो इससे ये कट जाएगा, तो 85 विल बी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ।
तो बस आसान है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट कहता है 6 liters is drawn from a cask full of wine and is then filled by water. Okay, this operation is performed once more. The ratio of the quantity of wine now left in cask to that of water is 16:9. How many liters of wine did the cask hold originally? तो ये क्वेश्चन मिक्सचर पर ये आया हुआ है, मिक्सचर पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन आप बोलोगे सर मिक्सचर एलिगेशन तो सिलेबस में नहीं था, लेकिन रेशो था तो हम इसको रेशो से सॉल्व करते हैं। आई बात समझ? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये पढ़ाया है एक कंसेप्ट, लेफ्ट हम ऊपर लिखते हैं और टोटल हम नीचे लिखते हैं। बस यही इसका एक कंसेप्ट है, ये आप याद रखोगे। ये मैंने मिक्सचर में पढ़ा है, रेशो में भी मैंने ये कंप्लीट करवाया था। ओके, तो क्या कहता है 16 लीटर्स हम निकालते हैं। सपोज हमने जब 16 लीटर्स निकाले, किसी से भी हमने 6 लीटर्स निकाले किसी मतलब बर्तन से जिसमें वाइन रखा था, तो 2 बार हमने ये ऑपरेशन किया। ठीक है, फिर इस रेशो को पकड़ो, इस रेशो को। ठीक है, 2 बार हमने पकड़ा ना, और हमें लेफ्ट क्वांटिटी बतानी है किस चीज की, वाइन की ही बतानी है, वाटर की नहीं बतानी है, क्योंकि वाटर को हम 2 बार छेड़ते हैं। एक बार वाइन निकालते हैं, फिर उसमें वाटर पुट करते हैं उतना, फिर 2 बार दूसरी बार मिक्सचर निकालेगी, अब उसमें पानी मिल जाता है, तो फिर दोबारा से उसको वैसा ही प्रोसेस उसके बदले क्या करते हैं, उतना पानी वापस डालते हैं। तो बस वही करेंगे, हम फोकस करेंगे जिसको हम कम बार छेड़ते हो। और हम किसको कम बार छेड़ते हैं, छेड़ता मतलब थोड़ा उल्टा हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, आप समझो। छेड़ते हम वाइन को है। ठीक है, वाइन लेफ्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाइन टोटल, इस तरीके से अब आप याद रखो। ठीक है, लेफ्ट कितने हैं, लेफ्ट रहती है 16 रेशो। ठीक है, और टोटल कितना है, टोटल यानी कि इन दोनों रेशोज का टोटल तो कितना है 16 + 9 यानी कि 25। ओके, तो इसको 2 बार हमने किया ना, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। जब हम लेते हैं ना, तो भाई मेरे अब देखो, इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, या कुछ इस तरीके से इस पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जब हम इसको क्या हुआ, ये क्यों नहीं लिख रहा? हाँ लिखा, चलिए जी। तो कुछ इस तरीके से हम इसको काम करेंगे। तो ये हो गया 4/5 आ जाएगा ना। ये 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 25 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 5। ठीक है, या 5 का परफेक्ट स्क्वायर 25। ओके, देन जब हम इसको लिखेंगे तो हमने लिखा 4/5। ये क्या हो गई, ये होगी लेफ्ट क्वांटिटी जब हमने पहली बार इसके साथ छेड़ा। तो ये क्या हो गई भाई मेरी, ये हो गई टोटल क्वांटिटी। क्या हो गई, टोटल क्वांटिटी। और पहली बार जब हमने छेड़ा तो यहाँ पे यूनिट्स में होता है 1 यूनिट कम, और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी है क्वेश्चन में, 6 लीटर। 6 लीटर है ना, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर, तो टोटल हमें निकालना है 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 × 5 यानी कि 30 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। भाई मेरे, आई मेरी बात समझ, बताओ। ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4? कौन सा ऑप्शन इनमें से जो डिविजिबल बाय 4 होगा? तो डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने आपको पढ़ाया है कि जिसके, देखो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। बताओ, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर हम पहले ऑप्शन को उठाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स देखो 43 आ रहा है, तो इसमें 40 तो कट जाएगा, लेकिन 3 रिमाइंडर रहेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, यही एक आंसर है जिसका 44 आपको दिख रहा है, जो कि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 11 टाइम्स रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, तो बस ये थिंक विदाउट इंक वाला क्वेश्चन था, कुछ और इसमें करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट कहता है 3 numbers are in the ratio 35, 36, 37. The smallest number is this. Find the difference between the smallest and largest number. Okay. तो 3 नंबर्स है, इनका रेशियो है 35, 36 एंड 37। कहता है स्मॉलेस्ट नंबर जो है इनमें से, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है 2275।
2275 ये इसका मतलब वैल्यू है। तो डिफरेंस हमें बतानी है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। सो स्मॉलेस्ट ये है, लार्जेस्ट ये है, इनका डिफरेंस कितना है 2 यूनिट्स। तो इस 2 यूनिट वैल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, बस 2275 ये किसकी वैल्यू है, आप बताओगे सर 35 की वैल्यू है। और हमें किसकी निकालनी, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, दैट इज 2। 37 से 35 गए तो 2 रह जाएगा ना ऑब्वियसली। तो बस अब आप काटो, तो आंसर इंटीजर में तो ये कन्फर्म है, कटना ही कटना है। तो किससे काटेंगे, पहले 5 से काटेंगे। 5 7 35 एंड 5 4 are 20 और 5 are 25, 5 are 25। देन नेक्स्ट 7 से ये इसको सिंपलीफाई करेंगे, 7 6 are 42। तो देन वहां पे कितने रहते, 3 7 5 are 35 into 2 करेंगे, so that will be 130 and 130 is the correct answer for this question, option first. Okay, next question, बताइए। पॉइंटिंग टू अ बॉय अ गर्ल सेट, कोई गर्ल कहती है किसी बॉय की तरफ देखकर। अब ये बॉय अगर है तो ट्रायंगल में हम इसको बंद करते हैं, क्या करते हैं, ट्रायंगल में बंद करते हैं। मेल है ना तो ट्रायंगल में बंद करेगी। कि अब ये गर्ल कहती है, अब ये गर्ल कौन है, बाद में हम इसको फिट करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हिज मदर इज द ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर, ठीक है। तो ये हो गई गर्ल, ठीक है। ये कहता है जो मेरे फादर है, ये जो मेरे फादर है ये होगी गर्ल, GIRL, ये होगी गर्ल। ये कहती है जो मेरे फादर है उसकी इकलौती सिस्टर, जो इस फादर की इकलौती सिस्टर है, तो वो इस लड़के की माँ है, हिज मदर। यानी कि ये जो ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली यहाँ पे है। आई बात समझ, आई बात समझ। हम्म। तो मतलब मेरा ये है कि ये होगी गर्ल, ये होगी गर्ल के पापा, और ये होगी गर्ल के मतलब पापा की मतलब सिस्टर, और ये हो गया उसकी सिस्टर का। यानी कि ये आपस में क्या लग रहे, कजिन लग रहे। आई बात समझ, ये कजिन लग रहे। देखो ये इसका फादर लग रहा है, ये इसकी मॉम लग रही, और ये आपस में भाई बहन लग रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है, कजिन होती है। एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ। नेक्स्ट, what will be written in the place of question mark in the given series। क्वेश्चन मार्क पे हम क्या लिखेंगे, बस हमें पैटर्न पता ही चलता है कि देखो f की प्लेस वैल्यू 6 होती है तो f6 है ना, m की प्लेस वैल्यू 13 होती है, m की प्लेस वैल्यू 13 होती है, देन z की प्लेस वैल्यू 26 ही होती है। ओके, देन e की प्लेस वैल्यू, e की प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटा, 5 होती है। तो हमें बतानी किसकी प्लेस वैल्यू, हमें किसी चीज की प्लेस वैल्यू बतानी जिसकी प्लेस वैल्यू 23 होगी। अब आपको पता है कि 23 की प्लेस वैल्यू w होती है, या w की प्लेस वैल्यू 23 होती है, एंड w इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई बात समझ। नेक्स्ट, कहता फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 6 3 6 2 इज डिवाइडेड बाई 3। तो एक हो गया, आप यहाँ पे सम निकालते हो एज पर मेथड। आप क्या करते हो, 6 तो 4 हो गए 10, 3 13, तो 6 हो गए 19, तो 2 हो गए 21, तो कितना मिला 21। और 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये कट जाएगा ना इससे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 3 7 21, या इस 21 को भी अब आप अगर ले लोगे तो इसका डिजिटल सम भी 3 बन जाएगा, और 3 को 3 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड हो गया देखते ही जब सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपको 5-6 टर्म्स दी गई होंगी तब तो आपको यहाँ पे सम निकालने में टाइम लग सकता है। तो क्या करोगे, दो देखो भाई मेरे, ये क्या है 4 6 3 6 2 3 6 2, जहां पे आपको 3 का मल्टीपल कोई नंबर मिलेगा ना उसको काटो। तो अब देखो भाई मेरे, 3 3 से डिवाइड होता है तो खत्म करो, 6 3 से डिवाइड होगा खत्म करो, 6 3 से डिवाइड होगा खत्म करो। अब 4 और 2 कितना होगी 6, और ये 6 भी क्या 3 से खत्म होगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिलेगा भाई मेरे, रिमाइंडर इज 0। तो इस तरीके से ये करना होता है। आई बात समझ। नेक्स्ट, कहता है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 573 382 एंड 1146 days respectively, right? वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है, ठीक है, लेकिन अगर आप गंदी नजर से देखोगे तो तब आपको इजी लग जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा बाई ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया सी। ए किसी काम को जब अकेला करता है तो वो कर सकता है 573 डेज में। बी
अगर अकेले वो ही काम करेगा तो उसको लग सकते हैं 382 डेज, और सी अगर अकेले में काम करेगा तो उसको लगते हैं 1146 डेज। अब बोलोगे सर आपने हमें बताया कि इन तीनों का हम एलसीएम लेते हैं और उसको टोटल वर्क मानते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं दिख रहा है कि ये 146 1146 इसका डबल है और इसका 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स। देखो इसका 3 गुना करेगी तो इतना, इसका डबल करेगी इतना, यानी कि यहाँ पे 1146 लिखेंगे। ठीक है, अब इनकी इफिशियंसी हम यहाँ पे लिखते हैं, इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ पे इस वाले में हम इफिशियंसी लिखते हैं। तो 1146 डिवाइड करेंगे 573 से, तो ए की इफिशियंसी 2 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये है टोटल वर्क, टोटल वर्क। आई बात समझ? ओके, 382 से इसको डिवाइड करेगी तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, तो बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट। 1146 से इसी को डिवाइड करेगी तो 1 यूनिट होगी सी की एफिशिएंसी। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा, कब, जब ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर काम करेगी। तीनों मिलकर कितने काम करेगी, 2 3 5 1 हो गया 6 यूनिट पर डे, और टोटल काम कितना करना है 1146। 6 से इसको काटोगे, ठीक है, 6 1 जार 6, ठीक है, देन उसके बाद 6 9 और 54, 6 1 जार 6, यानी कि कितने लग जाएगा 191 डेज इज द करेक्ट आंसर। बताओ कौन सा मुश्किल था? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एन आर्टिकल इज बॉट फॉर ₹4900 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 35%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। ओके, बॉट मतलब इसने खुद ही खरीदा होगा, यानी कि सीपी। ठीक है, ये इसकी सीपी है। ओके, तो भाई मेरे अब हमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है। सीपी हमेशा कितनी होती है, आप बोलोगे सर 100% होती है। ठीक है, 100% होती है, और ये इसको लॉस पे बेचता है, सीपी को लॉस पे बेचता है। तो लॉस इसको कितना हुआ है 35%। अब अगर इसमें से लॉस इसको हुआ है, लॉस हुआ है 35%, तो एसपी कितना होगा? तो आप बोलोगे सर एसपी होएगा 35%, सॉरी 65%, 65%। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है कितनी 4900, और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आई बात समझ? तो बस कुछ नहीं करना है, जो गिवन है उसको डिवाइड, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई। तो गिवन है हमारे पास 100 की वैल्यू, सीपी की वैल्यू कितनी 4900, और निकालनी हमें एसपी की वैल्यू, वो कितनी है, बोलोगे सर 65। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है भाई मेरे, तो बस इनको आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 4900 नहीं है, 49,000 है, सॉरी 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 फॉर माई मिस्टेक। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटने, तो ये 1 जीरो तो यहाँ पे आना ही आना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 5 और 45, तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट्स में भी 5 है, यानी कि आपको यहाँ पे पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तब आपको आंसर मिलेगा 31850, 31850। बस मल्टीप्लिकेशन इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा, बस बाकी तो मैं सिखा रहा हूँ आपको। आई बात समझ? नेक्स्ट, अच्छा इसको अब आप यहाँ पे सीपी बाय एसपी आप लिख सकते थे, मतलब 13/20। ठीक है, इसको 20 से डिवाइड करते, 13 से मल्टीप्लाई करते, तो वैसे भी आप यहाँ पे कर सकते थे रेशो लेकर। इफ A got 620 marks and B got 465 marks, then what percent of A's marks is B's marks? ठीक है, तो बेसिकली हमें ये कह रहा है कि ये मार्क्स इसके कितने परसेंट है। आई बात समझ? तो बस क्या करना है, 465 डिवाइडेड बाई 620 इंटू करेंगे 100। ठीक है, अब देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, सो 2 × 5 = 10। ठीक है, या हाँ 2 × 5 = 10, 2 × 31, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई इससे करोगे, तो सीधा सीधा 75% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ? नेक्स्ट, इफ A stands for plus, B stands for minus, C stands for multiply, then what is the value of this? क्या है हमारे पास 5C4, ये क्या है 15, और C stands for what, multiply। ओके, और B stands for what, B stand करता है subtraction, एंड 9C4, 9 और C stand करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, 9C4 है ना, तो
अब क्या हुआ इसको, 4, चलिए ये 4 नहीं है 3 है, सॉरी 3। फिर है ए स्टैंड्स फॉर प्लस, फिर है 7। अब बोर्ड मास के रूल से आपको पता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 15 इंटू 4 कितना होता है, आप बोलोगे सर 60, माइनस 9 इंटू 3 27, ओके, प्लस 7, राइट। तो इसको और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -20, सो 60 से 20 गए तो 40, आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है A works twice as fast as B if B can complete a work in 603 days independently. Find the number of days in which A and B can together finish the work. टाइम एंड वर्क से सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आप घुमा सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बाई ए और ये हो गया हमारा बाई बी, ओके। तो कहता है इनकी इफिशिएंसी का रेशियो है, इनकी ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी कि बी अगर एक काम करता है, एक कुर्सी बनाता है किसी टाइम, ए उससे दुगना यानी कि 2 कुर्सियां बनाएगा उसी टाइम में, ठीक है। ये होगी इनकी इफिशिएंसी का रेशियो। अच्छा वर्क तो कांस्टेंट है ना, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 1:2 होगा टाइम का रेशियो, ठीक है। टाइम का रेशियो 1:2 हो जाएगा। अब कहता है बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 603 डेज, बी किसी काम को करता है कंप्लीट 603 डेज, यानी कि बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है ना, ठीक है। तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, टोटल वर्क हम मान सकते हैं किसको, इसको मल्टीप्लाई करेगी 630 से, क्योंकि एक यूनिट एक दिन में काम करता है, एक यूनिट एक दिन में काम करता है, तो टोटल काम 630 डेज में, ये 603 डेज तक की करता है, तो हम बता सकते हैं कि एक दिन में एक कुर्सी बनाता है। 603 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, तो आप बोलोगे सर 603 ही कुर्सियां बनाएगा, तो यह है टोटल वर्क, यह है टोटल वर्क। अब अगर दोनों मिलकर काम करेगी तो कितने टाइम में काम फिनिश होगा, तो सिक्स, जो टाइम आपको अब जरूरत है, टाइम आपको निकालना है कब, जब दोनों मिलकर काम करेगी, ए और बी जब दोनों मिलकर काम करेगी, जब दोनों मिलकर काम करेगी, ए डबल इफिशिएंट है यानी कि वो 2 कुर्सी बनाएगा, और बी भी उसके साथ उसी दिन में 1 कुर्सी बनाएगा, यानी कि 3 कुर्सियां बनाएंगे ये एक दिन में। और बनानी कितनी, 603 इनको टोटल। बस इसको आप काटोगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 201। आई बात समझ, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका मतलब वो प्रैक्टिकल सोच होनी चाहिए, और अच्छे मेंटर से, अच्छे टीचर से पढ़ते हो तो आप 100% स्कोर करोगे फ्रॉम दीज सेक्शंस लाइक मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना। तो ये स्कोरिंग होते हैं, आप कम टाइम में अच्छी तरीके से कोई भी जॉब ले सकते हो। सो गाइज अगेन आपने देखा कि इस वाले शिफ्ट में क्या आपने देखा है, तो आपने देखा यस, यस क्या, 100% स्कोर इज पॉसिबल, स्कोर इज पॉसिबल, ठीक है। किन किन पोर्शन से पॉसिबल है, एक हो गया आपका मैथ्स, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया आपका रीजनिंग, ठीक है, कोई भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, और तीसरा हो गया हमारा इंग्लिश, ठीक है। तो आपको आने वाले एग्जाम्स में ये तीनों पोर्शंस दिखते हैं, है ना। तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो उन इन एग्जाम्स के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, चैनल को, ठीक है। दूसरा मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको मिलेगी, अदरवाइज आप सर्च भी कर लेना पैराडाइज एकेडमी बाय तारिक सर, तो आपको मिल जाएगा, वो वाली ज्वाइन करनी है। तीसरा काम क्या कर सकते हो, पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे, तो आप उसको डाउनलोड करोगे, राइट। तो अगर आप VLW के लिए पढ़ते हो तो आप वहां पे इनरोल हो सकते हो, फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हो तो वहां पे भी इनरोल हो सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई शक की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी बात, आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, ठीक है, तो उनके लिए मैं अब एक कंबाइनड कोर्स लेके आने वाला हूँ, तो बहुत ही कम मिनिमम चार्जेस के साथ, ठीक है, ताकि बस एप्लीकेशन का सर्वर मेंटेनेंस जो होता है वो हो सके। तो वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो, लेकिन अभी 3-4 दिन मुझे उसमें लग जाएगी सेटअप में, तो ताकि आपको जितने भी एग्जाम्स हो उनके लिए, अगर उन एग्जाम्स में मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ठीक है, तो एटलीस्ट ये वाली टेंशन आपको बाद में ना झेलनी पड़ी प्रिपरेशन के दौरान। यहाँ से आप इतने सिक्योर हो जाओ कि आप समझो कि यहाँ से तो हम 100% सिक्योर कर ही लेंगे, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी हो। सो गाइस
ज़्यादा हो गया आज, मैंने धीरे-धीरे पढ़ाया था, थोड़ा तेज़ पढ़ाना था। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ और मेहनत करते रहिए।